class 6 new NCERT for social science. Now in this video we are starting with theme A, India and the world, land and the people. Okay, इंडिया और दुनिया के बारे में हम जानने वाले हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जानने वाले हैं। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। सो स्टार्टिंग में एक कोटेशन दिया हुआ है आर्यभट्ट द्वारा, ये कहा गया है। सो आर्यभट्ट कौन थे? ये मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है। सो अबाउट 500 सीई, सी मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब जैसे अभी 2024 चल रहा है, मतलब 2024 ईयर्स हो गए हैं जब से ये कॉमन एरा स्टार्ट हुआ है। सो जब 500 कॉमन एरा था तब की बात है। ये क्या बोला है इन्होंने? द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज स्फेरिकल। देखो ग्लोब मतलब होता है अगर हम किसी गोल चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये एक गोल शेप की है और पानी से, अर्थ यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी इसका मतलब है मिट्टी से, आग से, एयर है इसमें, इन सभी चीजों से ये बना हुआ है। एंड इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। और ये पूरा घिरा हुआ है किन चीजों से? टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसे क्रिएचर्स, क्रिएचर्स यानी प्राणी, ऐसे प्राणी जो लैंड पे रहते हैं यानी धरती पे रहते हैं, और एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं या पानी के आसपास रहते हैं। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरीके के क्रिएचर्स या प्राणी हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं। सो ये अर्थ के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे एक मैप दिया हुआ है जो बहुत पुराना मैप है। हम मैप के बारे में और इस चैप्टर में डिटेल में जानने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बिग क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। सो पहला है व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू वी यूज इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट। ठीक है। तो पहला तो यही है कि मैप क्या होता है, मैप के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं। फिर देखेंगे व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन अर्थ। सो लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, और इनकी हेल्प से कैसे हम अर्थ पे, ग्लोब पे कोई लोकेशन को मार्क कर सकते हैं। हाउ आर लोकल टाइम्स एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से टाइम का क्या रिलेशन है ये पढ़ेंगे। लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट एंड रीड इट टुगेदर। इमेजिन दैट you are visiting a city for the first time. How would you find the place you want to visit? You might ask a local person for help, or you might look at a map of the city. आप इमेजिन कीजिए कि किसी सिटी में आप घूमने जा रहे हैं, किसी शहर में, तो आप वहां पर कैसे घूमेंगे? वहां के बारे में आपको जानकारी तो है नहीं, तो या तो आप वहां के किसी लोकल पर्सन से पूछेंगे या फिर आप वहां का मैप देखेंगे। इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्नड अ लिटिल अबाउट मैप्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल। अपनी पिछली क्लासेस में आपने मैप के बारे में थोड़ा बहुत तो जाना ही है, इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So let us just play a game. Examine the map of this small city, figure 1.1. Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. Which way would you go? Are there other possible ways? देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक मैप है स्मॉल सिटी का। ठीक है, इमेजिनेशन है, कोई रियल सिटी नहीं है ये। ठीक है। अब इसमें आपको कह रहा है कि आप रेलवे स्टेशन पे यहाँ उतरे, यहाँ से आपको बैंक जाना है, तो आप किस रास्ते से जाएंगे? तो लेट्स से मैंने ये वाला रास्ता चुना, ये जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किया। ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या और कोई रास्ते हैं बैंक तक जाने का? तो हाँ, हम यहाँ से हॉस्पिटल से होते हुए ऐसे जा सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल तक आए और फिर मार्केट की तरफ आए और तब बैंक जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आगे देखते हैं। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड म्यूजियम? सो इस मैप में पब्लिक गार्डन कहाँ है, ये रहा, स्कूल कहाँ है, ये रहा, म्यूजियम कहाँ है, ये रहा, तो इन्हें हमें लोकेट करना था। Now, if you want to proceed from the bank to the market, which way will you go? This is where a map comes in handy. तो कह रहा है बैंक से अगर आपको मार्केट तक जाना है तो आप किस रास्ते से जाएंगे? तो ये रहा बैंक और ये रहा मार्केट, तो ये रास्ता है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, मैंने लेट्स से ये वाला रास्ता चुना। ठीक है। अब कह रहा है कि फॉर दीज पर्पज ओनली मैप कम्स हैंडी, इन्हीं सब कामों के लिए हमें मैप बहुत काम आता है जब हम कहीं नई जगह विजिट करने जाते हैं। तो अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड, it shows you where things are and how to get them. Notice the 4 arrows in the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific direction and make map even more helpful. देखो मैप जो होता है एक ट्रेजर, ट्रेजर यानी खजाना, हमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, हमें खजाना ढूंढना होता है, उसी तरीके से मैप होता है। इसमें हमें अलग अलग
चीजें दी होती हैं जो हमें पहचाननी होती हैं, है ना। और यहाँ देखो 4 एरोज दिए हुए हैं, इनका मतलब क्या होता है और इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कैसे पॉइंटिंग होती है ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पे दिया है ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन पेज 8। जो मैप हमने अभी देखा था उसमें हमें कुछ मार्किंग करनी है। तो देखते हैं, पहला है मार्क द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पे मार्क करिए, ये रहा हॉस्पिटल। फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्लू कलर्ड एरिया। ये जो ब्लू कलर एरिया है इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो देखो मैप पे अगर ब्लू कलर से इस तरीके से बना है तो या तो ये रिवर है, स्ट्रीम है यानी झरना हो सकता है, पॉन्ड यानी तालाब, लेक, या फिर कोई वाटर बॉडी हो सकती है, कोई भी पानी की जगह हो सकती है, ठीक है। टैंक हो सकता है। तो यहाँ पर ये लेक दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट है विच इज फादर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन ये रहा, इससे सबसे दूर कौन है। स्कूल, नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन, इन तीनों में से सबसे दूर कौन है। तो इस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो पहले स्कूल आएगा, फिर नगर पंचायत और फिर जाके गार्डन आएगा, है ना। तो पब्लिक गार्डन सबसे दूर है। नेक्स्ट है एज ए क्लास एक्टिविटी फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 स्टूडेंट्स ईच। लेट ईच ग्रुप ट्राई टू ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल एंड सम ऑफ द स्ट्रीट्स और रोड्स that lead to it and a few neighboring buildings. At the end, compare all maps and discuss. आपको ग्रुप बनाना है स्टूडेंट्स का, 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं और आपको अपने स्कूल का मैप ड्रॉ करना है। उसके आइट साइड कौन कौन से रास्ते हैं, किधर से कौन सा रास्ता जाता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पे होम्स बने हुए हैं, स्कूल है, पब्लिक गार्डन है, ये रास्ता एक बना दिया है ना। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं और बाकी फिर सभी लोग अपने अपने मैप को कंपेयर करेंगे। फिर है अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। हमने देखा था टॉपिक क्या है, मैप के बारे में जानना है और इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स होता है किन चीजों से मिलकर मैप बना है। तो चलिए पढ़ते हैं। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग ऑफ सम एरिया। जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, सिटी का मैप देखा, इससे हमें क्या पता चला कि मैप एक ड्रॉइंग है या रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी चीज को हम दिखा रहे हैं ड्राइंग के थ्रू, है ना, किसी एरिया को दिखा रहे हैं, सम एरिया। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, a village or town, a bigger area, say your district or state, or very large area like India or even the whole world. ये जो एरिया हम मैप में दिखाते हैं ये छोटा हो सकता है, एक गांव जितना छोटा, एक शहर जितना छोटा, या फिर एक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जितना बड़ा। यहाँ तक कि पूरी दुनिया का भी मैप हम बना सकते हैं, इंडिया का भी मैप बना सकते हैं। सो इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम टॉप। मैप का जो व्यू होता है वो इस तरीके से होता है कि हम ऊपर से देख रहे हैं किसी चीज को। जैसे आप समझ लीजिए छत पे खड़े हैं और वहां से आप नीचे देख रहे हैं, तो कैसा आपको दिखेगा, वैसा ही मैप हमें व्यू देता है। एंड एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं। एटलस क्या होता है, ऐसी बुक जो मैप्स का कलेक्शन होती है। जैसे इस तरीके की बुक होगी उसमें बहुत सारे मैप दिए होंगे, अलग अलग टाइप्स के मैप दिए होंगे। कितने टाइप्स के मैप होते हैं चलिए देखते हैं। सो एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। बहुत सारे मैप होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो फिजिकल मैप्स विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, oceans and rivers. See an example in figure 5.2 in this textbook. Physical map ऐसा मैप होता है जिसमें हमें फिजिकल फीचर्स या नेचुरल प्रकृति के जो फीचर्स हैं वो दिखते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, है ना, कहाँ कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ ओशंस हैं यानी सागर है, समुद्र है, कहाँ रिवर्स हैं। तो ये प्राकृतिक चीजें हैं, ये हमको दिखती हैं, तो उसको हम फिजिकल मैप कहते हैं। अब देखो यहाँ कहा है कि 5.2 जो इमेज है या फिगर है इस बुक में वो देखना है। तो 5.2 का मतलब क्या होता है, फिफ्थ चैप्टर की जो सेकंड इमेज होगी वो आपको देखना है। आपके लिए वो इमेज पेस्ट कर दिया, आप अपनी बुक जब लेंगे तो देखेंगे फिफ्थ चैप्टर की सेकंड इमेज है फिजिकल मैप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सम ऑफ इट्स रिवर। देखो इसमें रिवर्स दिखाया है, हिमालय माउंटेन्स है यहाँ, है ना, ब्राउन कलर से माउंटेन्स दिखाया है, ये येलो कलर हमें प्लेट्यू बताता है। ये सब क्या होते हैं हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, लेकिन अभी के लिए फिजिकल मैप क्या होता है, जिसमें हमें नेचुरल चीजें, नदियां, ओशंस, है ना, यहाँ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल आप देख पा रहे हैं, माउंटेन्स, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। फिर होता है पॉलिटिकल मैप।
पॉलिटिकल मैप क्या होता है? Which shows detail of countries or states, boundaries, cities, etc. For instance, a map of India with all its states, union territories and their capitals. So political map वो मैप होते हैं जिसमें हमें स्टेट्स के बारे में, एक स्टेट्स और दूसरे स्टेट्स की बाउंड्री के इस लाइन को हम डायगनल बोलते हैं। तो इस रेक्टेंगल की डायगनल की लेंथ कितनी होगी ये हमें पता करना है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट? तो देखो जब इसी स्केल को आप ऐसे रखोगे तो आप देखोगे कि ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर, है ना? तो कितने सेंटीमीटर आया? 5 सेंटीमीटर। यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगनल इन मीटर्स। अब हमें इसको मीटर्स में फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मीटर के। तो 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 10s are 50 मीटर्स। ओके, सो यानी कि ग्राउंड पे जो डायगनल है वो 50 मीटर का होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नाउ ये हमने स्केल के बारे में जान लिया, अब डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। लेट अस रिटर्न टू 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप। आपने जो स्मॉल सिटी का मैप देखा था उसमें 4 एरोज थे, वो देखिए। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन, ये हमें 4 डायरेक्शन बताते हैं, विच आर नॉर्थ एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज। फिर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो ईस्ट, फिर क्लॉकवाइज साउथ, फिर क्लॉकवाइज वेस्ट। सो दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन। इन चारों को हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है? ये मेन डायरेक्शन होते हैं, इनको कार्डियल पॉइंट्स भी कहा जाता है। अदर देन दीज, इन कार्डिनल डायरेक्शन के अलावा हमारे पास है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट मतलब बीच के डायरेक्शंस। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आ गया? साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में क्या आ गया? साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आ गया? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट 4 डायरेक्शंस हो गए। सो कार्डिनल डायरेक्शंस एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। मोस्ट मैप सिंपली हैव an arrow marked with the letter N which points to the north direction. सो ये एरो ये दिखाता है कि मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होता है हमेशा मैप में, इस तरीके से आप देखेंगे। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, कुछ हमें एक्टिविटी दी गई है, चलिए करते हैं। पहला है कंसिडर द मैप ऑफ स्मॉल सिटी अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लिस्ट बिलो। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें बताना ये सही है या नहीं है मैप जो हमने सिटी का देखा था उसके बेसिस पे। तो ये रहा सिटी का मैप। पहले हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हमने कार्डिनल और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस ड्रॉ कर लिए हैं, है ना? अब पहला स्टेटमेंट है मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। देखो मार्केट क्या हॉस्पिटल के नॉर्थ में है? हॉस्पिटल ये रहा, मार्केट ये रहा, तो कह रहा है मार्केट हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। नहीं, ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो नीचे तो साउथ आता है ना, तो मार्केट हॉस्पिटल के साउथ में है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है द म्यूजियम इज साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। बैंक ये रहा, अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो म्यूजियम साउथ में है, साउथ ईस्ट में नहीं है ना? तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। देखो हॉस्पिटल ये रहा, अगर ऐसे मैं प्लस साइन ड्रॉ करूं तो नॉर्थ वेस्ट इधर आएगा, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो बीच में नॉर्थ वेस्ट आएगा, तो ये रहा रेलवे स्टेशन। यस, ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट है द लेक इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक। अपार्टमेंट ये रहा, यहाँ से लेक कहाँ पर है? तो साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना? सो इस तरीके से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। फिर है टेकिंग योर स्कूल एज द स्टार्टिंग पॉइंट, डू यू नो अप्रोक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शन योर होम इज लोकेटेड, डिस्कस विद योर टीचर एंड योर पेरेंट्स। देखो आपका स्कूल ये रहा, यहाँ से अगर मैं ऐसे डायरेक्शन ड्रॉ करूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो देखो आपका घर ये रहा, तो ये आएगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, है ना? तो आप भी इस तरीके से डायरेक्शन पता कर सकते हैं अपने घर का। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। तो अभी तक हमने दो कंपोनेंट्स देख लिए, स्केल देख लिया और डायरेक्शंस देख लिया। नाउ थर्ड इज सिंबल। सो सिंबल्स क्या है? सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप का। आवर मैप हैज स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स। अभी जो हमने मैप देखा उसमें बिल्डिंग्स ड्रॉ की गई थी, जैसे रेलवे स्टेशन की, हॉस्पिटल की, है ना? बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन अ मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। लेकिन अगर हम किसी बड़ी कंट्री का मैप ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स से इंडिया का, तो हर घर हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बिल्डिंग्स ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इंस्टेड अ सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट
represent these features. इसीलिए symbols का यूज करते हैं हम कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए. Symbols for different kinds of buildings, for instance a railway station, a school, a post office, ऐसी buildings के अलग अलग symbols हमने बना लिए हैं. For roads and railway lines, and for natural elements such as a river, a pond or a forest. इन सब के हमने सिंबल बना लिए. रोड को कैसे रिप्रेजेंट करना है मैप पे, रेलवे लाइन को कैसे बताना है, रिवर को, पॉन्ड को, फॉरेस्ट को. सो इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन अ लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन मैप. सो सिंबल्स का यूज करके हम एक छोटे से मैप पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं. ओके, नाउ to make maps more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols. Different country uses different sets of symbols. So एक specific, एक special type के symbols use होते हैं. हर country के अपने अलग-अलग symbols होते हैं. So India के लिए the Survey of India एक institute है, एक संस्था है, a government body, government की एक संस्था है, has fixed a set of symbols for maps of India. सो सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ सिंबल्स फिक्स कर दिए हैं कि इंडिया में ये वाले सिंबल्स फॉलो होंगे. ओके, और पार्ट्स ऑफ इंडिया. अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ दैम इज शोन इन फिगर 1.2 ऑन पेज 12. तो कुछ सिंबल्स हमें यहाँ दिखाए गए हैं. जैसे देखिए रेलवे लाइन. रेलवे लाइन दो तरीके की होती है, एक को हम ब्रॉड गॉज बोलते हैं और एक को मीटर गॉज बोलते हैं. फिर रेलवे स्टेशन इस तरीके से दिखाया जाता है. रोड्स मेटल यानी पक्के रोड, अनमेटल यानी कच्चे रोड, मिट्टी वाले रोड. फिर बाउंड्री में इंटरनेशनल मतलब दो कंट्रीज के बीच की बाउंड्री, स्टेट यानी दो स्टेट्स के बीच की बाउंड्री, और डिस्ट्रिक्ट्स यानी दो डिस्ट्रिक्ट के बीच की बाउंड्री. ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं. रिवर हम ऐसे दिखाते हैं, वेल यानी कुआं है तो ऐसे दिखाते हैं, ब्लैक सर्कल है ना. फिर टैंक इस तरीके से, कनाल इस तरीके से, ब्रिज अगर है तो इस तरीके से दिखाते हैं अगर कहीं पुल दिखाना है मैप पे तो. टेम्पल के लिए ये है, चर्च के लिए ये साइन है, मॉस्क यानी मस्जिद के लिए ये साइन है, एंड छतरी अगर दिखानी है तो इस तरीके से दिखाते हैं. पोस्ट ऑफिस पीओ लिखा होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस पीटीओ लिखा होता है, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखा होता है. ठीक है. सेटलमेंट्स यानी जहां पर घर बने हुए हैं लोगों के, तो सेटलमेंट्स हम इस तरीके से दिखाते हैं. ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड जहां पर हम जब डेथ हो जाती है तो बॉडी को क्रीमेट किया जाता है, उस जगह को बोलते हैं ग्रेवयार्ड, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं. ट्रीज ऐसे दिखाते हैं, ग्रासेस ऐसे बना के दिखाते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, लेट्स एक्सप्लोर. ड्रॉ अ रफ मैप ऑफ योर लोकेलिटी और योर विलेज इंक्लूडिंग योर होम, स्कूल एंड अ फ्यू अदर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स. शो द कार्डिनल डायरेक्शंस एंड यूज अ फ्यू ऑफ सिंबल्स शोन इन फिगर 1.2 ऑन पेज 12 टू मार्क सम इंपॉर्टेंट फीचर्स. अभी जो हमने सिंबल्स पढ़े और डायरेक्शंस पढ़े, उस बेसिस पे आपको एक मैप ड्रॉ करना है अपने एरिया का, है ना. तो एक रफ मैप जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं. कुछ सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पीटीओ लिया है ना, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस. फिर ये टेम्पल है, फिर ये ग्रेवयार्ड है, ट्रीज हैं, सेटलमेंट्स हैं. फिर यहाँ टैंक देख सकते हो, तो रेलवे स्टेशन है, छतरी ड्रॉ की है. तो देखो मैंने कितने सारे सिंबल्स इसमें यूज कर लिए. तो ऐसे आपको भी एक कोई सा सैंपल ड्रॉ करना है. अभी तक हमने जितना भी रीड किया एक समरी देख लेते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, मैप्स आर अ वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ वेदर स्मॉल और लार्ज. मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम अर्थ के किसी भी बड़े या छोटे एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फिर देखा था एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स. एटलस एक ऐसी बुक है जिसमें मैप्स का कलेक्शन होता है, बहुत सारे मैप्स होते हैं. मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया. मैप क्या है? किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करना या ड्राइंग के थ्रू उस एरिया के बारे में बताना. देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप लाइक फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. हमने तीन टाइप के मैप्स पढ़े. फिजिकल मैप्स कौन से होते हैं? जिसमें नेचुरल फीचर्स दिखाए जाते हैं, रिवर, माउंटेन्स, प्लेन्स, राइट, इस तरीके के. और फिर हमने पॉलिटिकल मैप देखा था जिसमें स्टेट, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट या कंट्रीज, इनके बीच के बाउंड्रीज को दिखाया जाता है. फिर हमने थीमेटिक मैप देखा था जिसमें हमने क्रॉप्स वाले मैप का एग्जाम्पल देखा था कि किसी एक थीम पर, किसी एक टॉपिक पे बेस्ड मैप हो तो उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है मैपिंग द अर्थ, मतलब अर्थ पे हम कैसे डिस्टेंस को नापते हैं. मैप करना मतलब नापना. सो लेट अस जस्ट रीड. मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस. इट नियरली हैज द शेप ऑफ अ स्फेयर. स्फेयर मतलब गोल. We say nearly sphere because it is not a perfect sphere but is slightly flattened at the poles. However, in practice, we will consider it to be spherical. अर्थ को नापना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि अर्थ फ्लैट नहीं है, गोल है, स्फेयर है, लेकिन बिल्कुल स्फेयर नहीं है, थोड़ा सा स्लाइटली
दोनों पोल्स के पास फ्लैट है। अब पोल्स क्या होते हैं, स्फेयर क्या होता है, अर्थ का शेप कैसा है वो देखते हैं। सो स्फेरिकल इस तरीके का शेप होता है, लेकिन अर्थ का शेप एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, ऑब्लेट शेप है। मतलब नॉर्थ और साउथ में जो कि डायरेक्शंस आपने पढ़े थे वहां पर थोड़ा सा फ्लैट है इस तरीके का। सो अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सो अर्थ दोनों पोल्स के पास थोड़ी सी फ्लैट है, इसीलिए हम इसे नियरली स्फेयर बोल रहे हैं, पूरा स्फेयर नहीं बोल रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऑरेंज का जो शेप है, सो ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ऊपर देखिए कैसे थोड़ा सा फ्लैट है, तो इस तरीके का शेप है हमारी अर्थ का, इसीलिए नियरली स्फेयर कहा जा रहा है। देखो पेपर पे गोल चीज को रिप्रेजेंट करना या दिखाना थोड़ा सा टफ होता है, नापना भी टफ होता है। कैसे, तो एक एक्सपेरिमेंट दिया है करने को, पढ़ते हैं फिर करेंगे। टू अंडरस्टैंड व्हाई peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin, then try and flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. आपको एक ऑरेंज लेना है, उसको आप छील लीजिए, 3-4 बड़े बड़े छिलके निकाल लीजिए। अब उसको टेबल पर रखिए, तो जैसे ये एक रखा है मैंने, तो देखो ये कर्व है, गोल शेप है, तो इसका मतलब ये फ्लैट नहीं है। तो इसको नापेंगे कैसे? अगर ये पूरी तरीके से पेपर की तरह अगर बिछ जाता टेबल पे तो इसको नापना आसान हो जाता। अभी इसको नापना थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये गोल है। सो क्या करेंगे, अगर हम कॉर्नर्स पे इस तरीके से कट लगा दें तो थोड़ा आसानी से ये नीचे चिपक जाएगा और फ्लैट हो जाएगा, राइट। फिर हम इसको इजिली नाप सकते हैं। मतलब कि फ्लैट चीजों को नापना आसान है एज कंपेयर टू स्फेयर या सर्कल चीज, है ना। सो आगे दिया है, here we will study the globe representing the earth's geography because the globe and the earth have same spherical shape. A globe will better represent the geography of the earth than a flat map. So map flat सरफेस को दिखाता है ना। सो ग्लोब और अर्थ, ये जो आप टेबल पे देख पा रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, इसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब अच्छे से अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकता है एज कंपेयर टू मैप, क्योंकि ग्लोब और अर्थ का शेप सेम होता है, राइट, गोल है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर। हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानिए। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन विद नीट रोज ऑफ शॉप all the same size. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is. So you would give directions like, देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि आप अपने एक फ्रेंड से मिलना चाहते हैं मार्केट में। मार्केट में सारी दुकानें एक जैसी दिख रही हैं और एक रोज में है, एक जैसी लाइंस में बहुत सारी दुकानें बनी हैं। आपके फ्रेंड को पता नहीं है कि जिस स्टेशनरी शॉप पे आप मिलने वाले वो कहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड को डायरेक्शन देंगे, जैसे मीट मी एट 6 PM, शाम को 6 बजे मिलो, एट द 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस। जो एंट्रेंस गेट है मार्केट का, वहां से जो 5th रो है वहां पे 7 नंबर शॉप पे तुम मिलो। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइसली डिटरमाइन योर लोकेशन। आपने इतना एग्जैक्ट तरीके से बताया तो अब आपका दोस्त आसानी से आपको ढूंढ लेगा, है ना। इसको और अच्छे से समझते हैं। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड। आप एक चेस बोर्ड का एग्जांपल लीजिए जो यहाँ दिया है। टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर, letters are placed alongside the main pieces from A to H. See the image and numbers from 1 to 8 in between the two sides. यहाँ पर दो टीम्स गेम खेलती हैं। एक के पास ब्लैक आप पीसेस देख सकते हैं और एक के पास व्हाइट पीसेस है ना। सही से वो लोग गेम खेल पाए इसीलिए यहाँ पर नंबर्स और लेटर्स दिए गए। देखो ए से लेके एच तक ब्लैक वाले और व्हाइट वाले दोनों को दिया है, और इधर दोनों साइड्स में नंबर दिए हैं 1 से लेके 8 तक, ठीक है। सो इन नंबर्स का और लेटर्स का क्या यूज है आगे हम समझते हैं। नाउ दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। ये जो नंबरिंग की गई है लेटर से और नंबर्स का यूज करके, ये इसलिए है ताकि सभी प्लेयर्स को पता हो कि कौन सा पॉन यानी कौन सा प्यादा कहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। सो हियर द व्हाइट साइड हैज जस्ट ओपन द गेम बाय मूविंग द क्वींस पॉन 2 स्क्वायर्स फॉरवर्ड। सो ये जो रानी वाला प्यादा है, इसको व्हाइट टीम ने सबसे पहले चल के गेम की शुरुआत की। कितना चला, 2 स्क्वायर्स फॉरवर्ड, 2 स्क्वायर आगे गए, मतलब यहाँ पर पहले था तो 2 स्टेप आगे चले गए, ठीक है। अ वेरी कॉमन ओपनिंग, इस तरीके से गेम को शुरू किया जाता है। सो द पॉन इज सेड टू हैव मूव्ड फ्रॉम D2 टू D4। ये जो प्यादा है क्वीन का, ये D2 से D4 पे चला गया है। अब ये D2 क्या है, D4 क्या है, चलिए समझते हैं। तो पहले ये यहाँ पर था, तो देखिए इसकी लोकेशन क्या है, डी वाले कॉलम में है और सेकेंड वाले रो में है, तो इसका नाम हो गया D2, यानी डी कॉलम सेकेंड रो।
फिर ये मूव करके 2 स्टेप आगे गया, यानी 2 स्क्वायर आगे गया। अब इसकी लोकेशन क्या है? डी कॉलम है और 4th रो है ना? तो डी 4 पे चला गया। तो आपको समझ में आया ये कोऑर्डिनेट्स यानी ये नंबर्स और लेटर्स क्यों दिए गए हैं? ताकि हम सही से पहचान पाए कि कहाँ पर किसकी क्या लोकेशन है। ठीक है, सो लेट्स एक्सप्लोर यूजिंग द सेम टर्म्स। राइट डाउन योर मूव इफ यू प्ले बैक एंड रिस्पॉन्ड विद द सेम मूव। देखो, आपको ब्लैक साइड से खेलना है और जैसा व्हाइट टीम ने चला, अगर सेम वैसा ही मूव आप करेंगे तो कैसे चलेंगे? सो हम ये वाला प्यादा 2 स्टेप आगे जाएंगे, 1 2। तो अभी इसकी लोकेशन क्या है? डी 7, यानी डी वाले कॉलम में है और 7th वाले रो में है। जब 2 स्टेप आगे चले जाएगा तो इसकी लोकेशन क्या होगी? डी 5। ठीक है, तो डी 7 से डी 5 पे मूव कर जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे है, द सिस्टम यूज्ड इन दीज टू एग्जांपल्स में बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये जो सिस्टम यूज हुआ है, दो दो नंबर्स को लेकर हम किसी की लोकेशन बता रहे हैं, इसको ही हम कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लोकेशन बताना। थैंक्स टू देयर टू कोऑर्डिनेट्स, द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन बी प्रिसाइसली डिटरमाइंड। तो हम इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके कैसे चेस पे लोकेशन पता किए और मार्केट में भी लोकेशन उसने अपनी फ्रेंड को बताया, है ना? तो ये कोऑर्डिनेट्स हेल्प करते हैं लोकेशन फाइंड आउट करने में। A similar system of coordinates is used in the world of maps to determine the location of any place on a map. Let us see how this system works. ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लाइंस बनाकर लोकेशन पता करते हैं मैप्स पे। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ताकि आपको आगे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। सो इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं, लैटिट्यूड्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आपको याद ना हो तो लेटी हुई लाइंस हैं तो इसे हम लैटिट्यूड कहेंगे। और इस तरीके की जो लॉन्ग लाइंस, लंबी लाइंस नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हम ड्रॉ करते हैं, इसे हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, सो मैप पे इस तरीके के हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं और दोनों को अगर आप मिला दोगे तो इस तरीके से जाल बन जाता है, ग्रिड। ठीक है, तो इसी ग्रिड के थ्रू ये चेस जैसा बन गया, तो हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके किसी जगह की लोकेशन को पता करते हैं। ये हमने सीखा कि कैसे कोऑर्डिनेट्स हेल्प करते हैं लोकेशन फाइंड आउट करने में। अब लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रिड क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं। सो पहला है लैटिट्यूड। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट। रोटेट द ग्लोब, while it rotates, the fixed point at the top and bottom are the two poles. Halfway between them is the equator. Note the circle marking it. See figure 1.3. इस फिगर में आप देखेंगे ऊपर नॉर्थ पोल दिया है। अर्थ का टॉप मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपर जो पार्ट है नॉर्थ डायरेक्शन में, उसे नॉर्थ पोल कहते हैं और जो नीचे है उसे साउथ पोल कहते हैं। सो इस तरीके से ये ग्लोब है, तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ पोल है। ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक लाइन आप देख पा रहे हैं, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये सर्कल है एक तरीके से, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रन करता है। ओके, सो आई होप कि आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आगे रीड कर लेते हैं। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन इक्वेटर एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस। लैटिट्यूड मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। देखो, यहाँ कहा गया है कि मान लो आप इक्वेटर पे खड़े हो। इक्वेटर क्या है ये मैंने बता दिया आपको। इक्वेटर पे आप खड़े हो, यहाँ से आप किसी भी पोल की तरफ जा रहे हो। मान लो ये लड़का नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है। सो इक्वेटर से आप जितनी दूर जाते जाएंगे पोल की तरफ, तो आप एक पैरेलल ऑफ इक्वेटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल मतलब कि वो लाइन कहीं क्रॉस नहीं करेगी, इक्वेटर के जैसे ही एकदम उसके साथ साथ रन करेगी, है ना? सो इस तरीके से जैसे थोड़ा ऊपर गए तो इक्वेटर से थोड़ी दूर गए, हमने एक और लैटिट्यूड ड्रॉ कर दिया, फिर ऊपर गए एक और लैटिट्यूड ड्रॉ कर दिया। सो आप देख सकते हैं इस ग्लोब पे कितने सारे लैटिट्यूड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं जैसे जैसे हम पोल की तरफ जा रहे हैं, है ना? चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल। सो लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं, जितने लैटिट्यूड्स आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपके इक्वेटर से दूरी को नापता है। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रैवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। सो आप कितनी भी इमेजिनरी इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये रियल अर्थ पे आपको दिखती नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है और उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ होती है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सच अ लाइन इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं क्योंकि सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब कभी क्रॉस नहीं करेंगी।
ठीक है। एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ, और ये पूरे सर्कल को सर्कुलेट करती है, पूरे सर्कल के अराउंड है, हमें सिर्फ आगे वाला हिस्सा दिख रहा है ना। अगेन इट इज इजी टू नोट ऑन ग्लोब दैट लार्जेस्ट सर्कल इज इक्वेटर व्हाइल द सर्कल्स मार्क्ड बाय पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ग्रो स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। मतलब इक्वेटर यानी कि जो सेंटर वाला लैटिट्यूड था, ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते जाएंगे तो सर्कल का जो शेप है वो छोटा होता जाएगा। कैसे, इस इमेज में देखिए आप ये ऑरेंज पे ड्रॉ कर रहे हैं। सो ऊपर वाले जो सर्कल्स है वो छोटे हैं, और जैसे आप नीचे का देख रहे हैं तो सर्कल्स क्या है, बड़े हैं। सो इक्वेटर सबसे सेंटर में आता है अर्थ के। सो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, इक्वेटर है। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। आगे देखते हैं। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। जब आपने अभी चेस वाला एग्जांपल देखा था, उसमें D2 D4 ऐसे नाम दिए थे ना, तो लैटिट्यूड को हम कैसे नाम देते हैं, तो डिग्रीज में नाम देते हैं। डिग्री, एक छोटा सा सर्कल ऊपर लगाते हैं जिसको डिग्री बोलते हैं। बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब एक डिस्कशन हुआ जिसमें डिसाइड किया गया कि डिग्रीज में नाम देंगे। द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री। जो इक्वेटर हमने पढ़ा, सेंट्रल लाइन जो पढ़ी अभी हम, लैटिट्यूड पढ़ा सबसे बड़ा, उसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड नाम देते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड आप देख सकते हैं इक्वेटर को कहा गया है। While the latitudes of two poles are 90 degree north, 90 degree south respectively, this is noted 90 degree N and 90 degree S. अब जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे तो अभी 0 डिग्री है तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जब आप पोल के पास पहुंचेंगे, नॉर्थ पोल के पास, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। साउथ पोल के पास 90 डिग्री साउथ, और इसे हम 90 डिग्री एन भी लिखते हैं, 90 डिग्री एस भी लिखते हैं। एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे रीड करते हैं। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। लैटिट्यूड जो आप पढ़ रहे हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशन है क्लाइमेट के साथ। क्लाइमेट मतलब जैसे आप सुनते हैं कि इस देश में हमेशा बर्फ रहती है, इस देश में बहुत गर्मी होती है, इस देश में ठंड रहती है, या यहाँ का मौसम अच्छा है। तो ये सारा जो रिलेशन है लैटिट्यूड से रिलेट होता है। कैसे, देखिए, अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉरिड। As you travel away from the equator towards the pole, any pole, in other words, as your latitude increase, the climate becomes moderate or temperate, and closer to the north or south pole, the climate grows colder or frigid. You will learn in science why this is so, and also why we experience different season in the course of a year. तो हमने क्या रीड किया, इसको मैं एक इमेज के थ्रू समझाती हूँ। इसको आप डिटेल में अपनी साइंस की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानते हैं, लैटिट्यूड और क्लाइमेट का रिलेशन होता है, जिसमें हमने ये जाना कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है हमारा, ये व्हाइट लाइन है ना। तो इसके दोनों तरफ, नॉर्थ में भी साउथ में भी, इक्वेटर के पास का जो रीजन है, यहाँ रेड कलर से दिखाया है, यहाँ हॉट यानी गर्म क्लाइमेट होता है। सो इस एरिया को हम टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड यानी गर्म। जैसे ही आप इस टॉरिड जोन से आगे जाएंगे, मतलब इक्वेटर से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, पोल की तरफ जाएंगे, तो ये ग्रीन बेल्ट आता है, जिसे नॉर्थ में हम नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं, साउथ में साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट मतलब मॉडरेट, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। सो जो भी देश इस एरिया में आते हैं, वहां क्लाइमेट मॉडरेट होता है। फिर आप पहुंचते हैं पोल के पास, और दूर चले गए आप इक्वेटर से, जितना दूर जाएंगे उतना मौसम ठंडा होता जाएगा। जैसे ही पोल के पास पहुंचे तो फ्रिजिड जोन आ जाता है। फ्रिजिड मतलब हमेशा बर्फ से ढका रहेगा। सो नॉर्थ में नॉर्थ फ्रिजिड जोन, या 90 डिग्री नॉर्थ को हम कोल्ड क्लाइमेट वाला रीजन भी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही साउथ फ्रिजिड जोन, 90 डिग्री साउथ, या एस लिखा है मैंने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड। अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले रीड करते हैं फिर मैं समझाऊंगी। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। Observe the globe, you will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. These lines are called meridians of longitude. They are all half circles running from one pole to the other. लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। देखिए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, यहाँ से आप होते हुए गए। लेकिन आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल एशिया से होकर भी जा सकते हैं, यहाँ एशिया लिखा है, यहाँ से भी जा सकते हैं। आप किसी भी लॉन्गिट्यूड का यूज करके अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जा रहे हैं, तो सबका डिस्टेंस सेम ही होगा।
ठीक है। सो इन लाइंस को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं और हर लॉन्गिट्यूड एक हाफ सर्कल होता है जो एक पोल से दूसरे पोल तक ड्रॉ किया जाता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ये रेड लाइंस लॉन्गिट्यूड्स हैं जो हाफ हाफ सर्कल हैं। ठीक है। आई होप लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नाउ you will also learn in science that the earth spin on its axis. So to put it simply एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, पहले रीड कर लेते हैं फिर ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, समझेंगे इसको। लेट्स प्लेस अ डेस्क लैम्प अ लिटिल अवे फ्रॉम आवर ग्लोब। एक ग्लोब रखना है अर्थ का मॉडल और उससे थोड़ी दूर आपको एक लैंप रखना है। फोकस ऑन इट एंड इमेजिन दैट दिस इज द सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ। ये जो लैंप है आपको समझना है कि ये सन है जो चमक रहा है। इल्यूमिनेट करना मतलब चमकना या उजाला, रोशनी। सन है ये लैंप और चमक रहा है। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड। ईस्ट की तरफ आपको अपने ग्लोब को रोटेट करना है, घुमाना है। वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन अर्थ इट इज मॉर्निंग while for other it is mid evening or night. When it breakfast time in one country, it's lunch in another, and in the third country, people are fast asleep. That is why by measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time at the place. Let's us see how. सो इस लैम्प और ग्लोब के एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि अर्थ पे हम बात करते हैं ना, इस कंट्री में तो अभी सुबह हो रही है, हमारे यहाँ रात हो रही है, वहां सुबह हो रही है, या हमारे यहाँ सुबह हो रही है वहां भी शाम हो रही है। सो ऐसा क्यों होता है? सो जब हमने लैटिट्यूड के बारे में जाना था तो हमने जाना लैटिट्यूड और क्लाइमेट का रिलेशन होता है। मतलब जैसे जैसे आप लैटिट्यूड पोल्स की तरफ जाते जाएंगे क्लाइमेट कम गर्म होता जाएगा, वैसे ही लॉन्गिट्यूड का रिलेशन होता है डे और नाइट से। ठीक है, कैसे समझते हैं? तो ये एक स्पिन करता हुआ ग्लोब है क्योंकि आपको कहा है रोटेट करना है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। अब ये लैंप मैंने यहाँ पर रख दिया। जब हम इसको जलाएंगे तो समझ लो ये सन है, रोशनी कर रहा है। तो आप देखेंगे ये जो ग्लोब है इसमें आधा हिस्सा ब्लैक है और आधे तरफ रोशनी है, क्योंकि सन की जो रोशनी है वो दूसरी तरफ नहीं जा रही है, सन थोड़ी मूव कर रहा है, अर्थ घूम रही है ना। सो सन तो फिक्स्ड है इस लैंप की तरह। सो सन की रोशनी जिधर अर्थ पे जा रही है उधर रोशनी है और दिन होगा, और अपोजिट साइड रात। अब अर्थ ऐसे घूम रही है ना, तो फिर जिधर अंधेरा है वो घूम के आगे आ जाएगा सन की तरफ, तो इधर फिर से रोशनी हो जाएगी यानी मॉर्निंग हो जाएगी या दिन हो जाएगा, और दूसरी तरफ फिर रात हो जाएगी। आई होप आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि लॉन्गिट्यूड और डे और नाइट का रिलेशन होता है। टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। लैटिट्यूड को हमने कैसे नापा था? इक्वेटर ड्रॉ किया था सबसे पहले, 0 डिग्री इक्वेटर है ना। फिर हमने उसका रेफरेंस लेके जब नॉर्थ जाते गए तो नॉर्थ में लैटिट्यूड्स और साउथ में लैटिट्यूड्स, जब साउथ गए तो। ऐसे ही मेरिडियन यानी लॉन्गिट्यूड को हम कैसे नापते हैं? तो इसके लिए हमने एक मेन मेरिडियन चाहिए जहां से हम कंपेयर करके बाकी मेरिडियंस को नापेंगे या बाकी लॉन्गिट्यूड्स को नापेंगे। सो उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये वाली लाइन यहाँ आप देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इन द ईयर 1884 some nation decided that meridian passing through Greenwich, an area of London in England, for the prime meridian. It is marked as 0 degree longitude. एक ईयर 1884 जब था उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपस में बैठी और उन्होंने डिस्कस किया कि ऐसा जो लाइन हमें रेफरेंस के लिए चाहिए, जैसे इक्वेटर 0 डिग्री है ऐसे ही हमें एक मेरिडियन भी चाहिए 0 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन उन्होंने ग्रीनविच मेरिडियन को चुना। इसको ग्रीनविच नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो लाइन है ये इंग्लैंड में लंदन में ग्रीनविच एक जगह है, वहां से होकर ये लाइन गुजरती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहा। और सबने डिसाइड किया कि इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलेंगे, जैसे इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। ओके आगे रीड करते हैं। जस्ट एज लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इफ यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल, longitude is a measure of distance from prime meridian if you travel along the equator. Longitude too is measured in degrees, westward or eastward. It increases in value from 0 degree to 180 degree with letter W or E added. अब क्या इसका मतलब हुआ ये समझिए ध्यान से। लैटिट्यूड के बारे में आपने जब सीखा था तो आपने देखा था कि जब हम इक्वेटर से यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड से आगे जाते हैं पोल की तरफ, तो हम उस डिस्टेंस को नापने के लिए लैटिट्यूड का यूज करते हैं, है ना। पोल तक जाते जाते 90 डिग्री आ जाता है, नॉर्थ या साउथ। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड जब आप प्राइम मेरिडियन जो अभी हमने ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री पढ़ा, इससे ईस्ट या वेस्ट जा रहे हैं इक्वेटर के थ्रू, तो उस डिस्टेंस को नापने के लिए हम लॉन्गिट्यूड को यूज करते हैं। लॉन्गिट्यूड भी हम डिग्री में नापते हैं, और जैसे लैटिट्यूड में आप 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ गए थे, तो लॉन्गिट्यूड में आप 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट तक चले जाएंगे।
कैसे, हम आगे समझेंगे, सो डोंट वरी। और वेस्ट को हम W से लिखते हैं और ईस्ट को हम E से लिखते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, यूजिंग राउंड फिगर, न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड जो है, न्यूयॉर्क जगह है 74 डिग्री W यानी वेस्ट, दिल्ली का 77 डिग्री ईस्ट, टोक्यो का 140 डिग्री ईस्ट। ये लोकेशन दिया हुआ है लॉन्गिट्यूड का इन सिटीज का। तो इसको हम इमेज से समझ लेते हैं। ये समझ लीजिए आपका प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यहाँ से आप इक्वेटर पे होके इस वाले लॉन्गिट्यूड तक चलकर आए, तो यहाँ पर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, प्राइम मेरिडियन से कितनी दूरी तय की, उसको हम इस वाले लॉन्गिट्यूड से नापेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाले लॉन्गिट्यूड से नेक्स्ट डिस्टेंस नापेंगे। सो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है प्राइम मेरिडियन से दूसरे लैटिट्यूड्स के बीच में, उसी को नापने का काम लॉन्गिट्यूड्स करते हैं। अब आगे है डोंट मिस आउट। एज यू सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री वेस्ट and 180 degree east are same longitude. So this longitude is noted 180 degree omitting the letter W or E. So जब आप ईस्ट या वेस्ट में जाते जाएंगे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से, सो आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक आप चले जाएंगे। सो जब आप 180 डिग्री वाली लाइन पे, यानी जीरो के जस्ट पीछे वाली लाइन पे जो हमें अभी दिख नहीं रहा, वहां पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों सेम ही लाइन है। इसीलिए 180 डिग्री जब हम बताते हैं लॉन्गिट्यूड, तो ना वेस्ट लिखते हैं ना ईस्ट लिखते हैं, क्योंकि दोनों के लिए सेम ही लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री। ठीक है। अब आगे दिया है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। चेस वाले गेम में हमने ABCD और 1 2 3 4 दो नंबर्स या लेटर्स लिखे थे, वो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स थे। ऐसे ही जब हम मैप पे या ग्लोब पे कोई चीज को नापते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। With them, you are now able to locate any place on Earth. You can now understand a statement such as Delhi lies at 29 degree north latitude and 77 degree east longitude. These values are rounded off, not exact. सो इन्हीं का यूज करके कोऑर्डिनेट्स का हम कोई लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि ये इंडिया है, इसमें दिल्ली यहाँ पर है, दिल्ली के लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स दिए हैं। सो अप्रॉक्स आप देख सकते हैं 76 और 77 के बीच में है दिल्ली, तो यहाँ अप्रॉक्स लिया है 77। अप्रॉक्स मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राउंड फिगर में लिया है। ऐसे ही यहाँ 28.40 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ पर क्या ले लिया इसको, 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इसको ले लिया। सो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स हेल्प करते हैं हमें लोकेशन फाइंड आउट करने में। फिगर 1.3 ऑन पेज 15 shows the parallel of latitude and meridian of longitude together on globe as blue lines. अब longitude और latitude को यहाँ पर आप blue line से बनाकर दिखाया गया, आप देख सकते हैं। इस तरीके से एक जाल बन जाता है। All these lines together constitute grid for the globe. They are also called grid lines. इसे हम grid lines भी बोलते हैं, मैंने आपको ये पहले भी समझाया था। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड साथ में मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ग्रिड बन जाता है। सो मैप पे हम इस तरीके से ग्रिड ड्रॉ करते हैं। आपके छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं, ये चेस की तरह आपको कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। नेक्स्ट है लेट्स एक्सप्लोर। इफ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास हैज वेल मार्क्ड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ट्राई टू नोट डाउन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर एंड पेरिस। आपको इन सब के लोकेशन या लैटिट्यूड्स कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। सो जैसे मुंबई महाराष्ट्र स्टेट में आता है, इंडिया में महाराष्ट्र यहाँ है। सो मुंबई की लोकेशन ये देखो 90 डिग्री नॉर्थ और 73 डिग्री ईस्ट। ऐसे ही कोलकाता इंडिया का जो वेस्ट बंगाल स्टेट है उसमें आता है, ये रहा। सो यहाँ पर 22 और 23 के बीच में है, तो 22.5 डिग्री नॉर्थ लिख दिया मैंने। और 88 और 89 ईस्ट के बीच में कहीं आ रहा है, तो मैंने अप्रॉक्स 88 डिग्री ईस्ट लिख दिया। फिर सिंगापुर का लोकेशन यहाँ आप 1 डिग्री के बीच में ही है, सो 1 डिग्री हमने इसको लिख दिया नॉर्थ। और ईस्ट 103.50 ईस्ट है, सो हमने 103 डिग्री ईस्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स लोकेशन हम बता रहे हैं। पेरिस जो कि फ्रांस में है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री नॉर्थ के बीच में, तो हमने 48 डिग्री नॉर्थ लिख दिया क्योंकि 50 के पास है। और यहाँ 0 और 5 डिग्री के बीच में समवेयर है, तो मैंने अप्रॉक्स 2 डिग्री ईस्ट लिख दिया। ये पेरिस का लोकेशन हो गया। ओके, सो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम लोकेशन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये समझिए, यहाँ पर ये ग्रीनविच मेरिडियन है ना, लॉन्गिट्यूड है हमारा 0 डिग्री। अगर इससे हम अर्थ को बीचों बीच काट दें, तो इस तरीके से अर्थ दो हिस्से में बढ़ जाएगी। वेस्ट साइड वाले को वेस्टर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे, हेमिस्फेयर मतलब हाफ सर्कल, और इस साइड वाले को ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। ऐसे ही ये लाइन जो है वो इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड। इससे अर्थ को हम दो बराबर भागों में काटेंगे, तो नॉर्थ वाला नदर्न हेमिस्फेयर और साउथ वाला सदर्न हेमिस्फेयर। ऐसे हम अर्थ का डिवीजन कर सकते हैं, है ना। अब दिया है डोंट मिस आउट। द ग्रीनविच
meridian is not the first prime meridian. There were others in the past. In fact, many centuries before Europe, India had a prime meridian of its own. अभी यूरोप का जो हम ग्रीनविच मेरिडियन देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया मानती है, ये हमेशा से नहीं था। इंडिया का पहले खुद का एक प्राइम मेरिडियन था, जिसे कहा जाता था, इट वाज कॉल्ड मध्य रेखा, मिडिल लाइन, मध्य रेखा कहा जाता था, एंड पासेस थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी, टुडे उज्जैन। आज जो उज्जैन सिटी है, पहले उसे उज्जैनी कहा जाता था, वहां से होकर ये लाइन पास होती थी, विच वॉज अ रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मेनी सेंचुरीज। बहुत समय तक यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र, जिसमें हम चांद, तारों, ग्रह, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्टडी होती थी उज्जैन में। वरामिहिर, a famous astronomer, lived and worked there some 1500 years ago. वरामिहिर जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, वो 1500 साल पहले यहाँ पर वर्क करते थे एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में। Indian astronomers were aware of concepts of latitude and longitude, including the need for a zero or prime meridian. The Ujjaini meridian became a reference for calculation in all Indian astronomical unit. जैसे प्राइम मेरिडियन आज लिया है हमने जीरो ग्रीनविच, वैसे ही हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को पता था कि 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन उसका कितना इंपॉर्टेंस है। सो उन्होंने उज्जैनी, ये जो मेरिडियन है, इसको यूज किया था अपनी सारी कैलकुलेशन के लिए। द मैप शोज अ फ्यू एंशिएंट सिटीज close to Ujjaini meridian. Some are very close to it, while others are a little away. That is because measuring longitude requires accurate timekeeping, which was not as precise than as it today. So इस मैप में आप बहुत सारी सिटी देखेंगे। जो उज्जैनी जो मेरिडियन है, इसके कुछ पास भी हैं, कुछ दूर भी हैं, क्योंकि उस वक्त लोकेशन पता करना इतना आसान नहीं होता था। सो उज्जैनी के आसपास है मालवा नगर, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, रोहतक, फिर यहाँ महिष्मती या माहेश्वर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कुमारी और कन्याकुमारी, कोलकाता। सो ये जो सर्कल में डॉट लगा के नाम लिखे हुए हैं, जो भी ये एंशिएंट सिटीज है, मतलब पुरानी सिटी, पुराने समय में ये नाम था। और ब्लैक जो स्क्वायर के साथ नाम लिखे हुए हैं, वो मॉडर्न सिटीज है, मतलब ये सिटीज आप आज के मैप में भी देख सकते हैं। ओके, ये नेक्स्ट पेज पर इंडिया का मैप दिया हुआ है। दिस मैप पब्लिश्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये इंडिया का मैप पब्लिश किया है। इसमें इन्होंने इंडिया के कोऑर्डिनेट्स बताए हैं, इंडिया नॉर्थ और साउथ में कितना फैला है। सो 8 डिग्री नॉर्थ से लेके, यहाँ आप 10 डिग्री देख रहे हैं, तो 10 से थोड़ा नीचे है लैंड पार्ट, तो 8 डिग्री नॉर्थ से लेके इंडिया 37 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। और ऐसे ईस्ट वेस्ट में आप देखेंगे तो इंडिया ये है हमारा 70 डिग्री, तो इंडिया थोड़ा इधर से है, तो 68 डिग्री ईस्ट से लेके यहाँ तक, यानी 97 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। ये सब आप और डिटेल में बड़ी क्लासेस में समझेंगे। अभी के लिए आपको ये समझना है कि मैप्स के कोऑर्डिनेट्स ये हैं इंडिया के।